अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मोदी हुकूमत की हलफबर्दारी की एक नई तारीख सामने आई है। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे बतौर वज़ीर आज़म तीसरी बार हलफ लेंगे। पहले 8 जून को हलफ लेने की खबरें थीं। ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के जीते सभी वज़रा इस बार भी रिपीट होंगे। तनाज़े से जुड़े चेहरों के नाम भी वजारत के ओहदों की लिस्ट में उस लिस्ट से काटे जा सकते हैं। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है, उन्हें फिर से वजारत का ओहदा मिल सकता है। दिल्ली में बीजेपी के सदर JP नड्डा के घर पर एक अहम बैठक हुई। इसमें अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस इजलास में नई सरकार बनाने, बीजेपी और उसके ताईदी जमातों को वजारत में जगह देने और हलफबर्दारी की तैयारियां समेत कई दूसरे मुद्दों पर बातचीत हुई। TMC से जुड़े जराए ने जुमेरात को दावा किया कि वेस्ट बंगाल में कई बीजेपी के MP और MLAs उनकी पार्टी से राब्ते में हैं। इसको लेकर आने वाले हफ्ते में पार्टी फैसला ले सकती है। वहीं कांग्रेस कायद राहुल गांधी लोकसभा में कायदे अपोजिशन चुने जा सकते हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में उन्हें लीडर चुना जाएगा। राहुल गांधी आज शाम 5 बजे दफ्तर पहुंचे, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में 8 जून को पार्टी हेडक्वार्टर्स में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के कायद संजय रावत ने कहा कि मोदी को तीसरी कसम यानी तीसरी बार वज़ीर आज़म का हलफ ले लेने दीजिए। इसके बाद हम चौथी कसम यानी हम हलफ लेने वाले हैं, इसके लिए अभी इंतज़ार कीजिए। जानकारी सामने निकल कर आ रही वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री पद भी आप लोग त्यागने के लिए तैयार है अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार आते हैं, क्या ये स्थिति है? बड़े पोर्टफोलियो भी आपके तरफ से त्याग करने की कोशिश? ये गलत जानकारी है आपके पास। इस प्रकार से कोई चर्चा हमारे में अब तक नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, भगवान के अवतार है, काशी पुत्र गंगा पुत्र है। उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उनका आंकड़ा बड़ा है खुद का, 240 का कुछ है, 232। तो हमने कहा कि पहले आप उनके बाद हम। तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लेंगे। लेकिन चौथी कसम के लिए आपके पास चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जैसे अगर विकल्प है तो उनसे कुछ हो सकता है? तीसरी कसम तो पूरी होने दो। तीसरी कसम होने के बाद चौथी कसम की बात आ जाएगी ना। तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू जुमे को दोबारा दिल्ली का दौरा करेंगे, जहां वो NDA इत्तेहादियों के इजलास में शिरकत करेंगे। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट को मोदी की हलफबर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए पहले ही दावतनामा मौसूल हो चुका है। लोकसभा इंतखाबात में तेलुगु देशम ने 16 हलकों पर कामयाबी हासिल की थी। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान पार्टी इस तरह NDA इत्तेहाद का अहम हिस्सा बन गई है। दूसरी जानिब चंद्रबाबू की क़यामगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। गुंटूर ज़िले के 2 SAC की हिदायत पर हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। MLAs, MPs और ओहदेदार चंद्रबाबू नायडू से मिलने आ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के कायद KC त्यागी ने कहा कि हमने तब भी कहा था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना है और इस मामले पर उनके ख्यालात को समझने की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नीतीश कुमार ने लॉ कमीशन के चेयरमैन को खत लिखकर कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन इस पर वसी बहस की ज़रूरत है। अग्निवीर स्कीम का जिक्र करते हुए KC त्यागी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम की काफ़ी मुखालिफत हुई थी और इसका असर इंतखाबात में भी देखा गया। इस पर नजर सानी की ज़रूरत है। अग्निवीर स्कीम को एक नए अंदाज में सोचने की ज़रूरत है। फौज में सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे और जब अग्निवीर स्कीम आई तो एक बड़े तबके में बेइत्मीनानी फैल गई है। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए
जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूसीसी पर भी क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सामने 4 सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि 30 अप्रैल 2014 को तिरुपति में उन्होंने आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने का वादा किया था, क्या वो वादा अब पूरा होगा? क्या विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्राइवेटाइजेशन को रोका जाएगा? साथ ही क्या बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा देकर 2014 के इंतखाबी वादे को पूरा किया जाएगा? और क्या बिहार के जैसा पूरे मुल्क में कास्ट सेंसस करवाया जाएगा? आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री से हमारे 4 सवाल हैं, 2 आंध्र प्रदेश को लेकर और 2 बिहार को लेकर। आंध्र प्रदेश में पहला सवाल है, 30 अप्रैल 2014 को पवित्र शहर तिरुपति में नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ताकि निवेश भारी मात्रा में आए। 10 साल हुए, ये नहीं हुआ। क्या अब वो आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा देंगे? दूसरा सवाल, विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा इस्पात का कारखाना है, उसको निजीकरण करने के लिए पिछले कुछ 5 सालों से नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं। क्या ये सारी पार्टियां ने इसका विरोध किया है? क्या अभी भी वो निजीकरण के पक्ष में है? क्या वो साफ से कहेंगे कि निजीकरण नहीं कराएंगे विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का? बिहार में 2 सवाल हैं। एक सवाल तो 2014 में बिहार के लिए भी उन्होंने वादा किया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे, विशेष दर्जा दिया जाएगा ताकि निजी निवेश आए, टैक्स छूट मिले निजी निवेशकों को। नीतीश कुमार जी ने 10 साल से ये मांग की है, प्रधानमंत्री चुप्पी नहीं तोड़े। पर अब क्या वो बिहार को भी विशेष दर्जा देंगे? और चौथा और अंतिम सवाल जातीय जनगणना को लेकर है। नीतीश कुमार, आरजेडी, कांग्रेस की सरकार ने जातीय जनगणना कराई बिहार में, और हमने ये मांग की है, कांग्रेस पार्टी ये मांग की है कि सारे देश में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना होना जरूरी है, और इसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है। क्या प्रधानमंत्री ये आश्वासन देंगे कि देश भर में सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना होगा, पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का पूरा हक मिलेगा, और सारे राज्यों के आरक्षण अधिनियम हमारे संविधान, ये जो संविधान है जो राहुल जी बार बार दिखाते हैं, इस संविधान के नवी सूची में शामिल किए जाएंगे कि नहीं? ये बताइए आने वाले 1/3 प्रधानमंत्री। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने जुमेरात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 4 जून को रिजल्ट डे पर स्टॉक मार्केट की गिरावट को बड़ा घोटाला बताया। उन्होंने इसकी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की मांग की। राहुल ने कहा कि 31 मई को भारी स्टॉक एक्टिविटी थी। ये वो लोग थे जो जानते थे कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हज़ारों करोड़ वहां इन्वेस्ट हुए, 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स का नुकसान हुआ। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि आने वाली 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के नतीजे आएंगे तो शेयर बाजार आसमान पर जाएगा। इसके फौरी बाद वजीर आजम मोदी ने शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी आने की बात कहते हुए लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दी। इसके बाद वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने भी इसी तरह से शेयर बाजार में जोरदार उछाल की बात कही थी। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम
तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा। ये देखिए 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? नौ मुंतखब रुकन पार्लियामेंट व फिल्म स्टार कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर तैनात सीआईएसएफ की एक खातून जवान ने थप्पड़ मारा। खातून कंगना को थप्पड़ मारने वाली जवान का नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है। मामले में कुलविंदर का बयान सामने आ चुका है। वो कंगना के किसान तहरीक पर दिए गए बयान से काफ़ी नाराज़ थी। वहीं कंगना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि खातून ने उन्हें थप्पड़ मारने के साथ गाली भी दी। खातून जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना रनावत इलेक्शन जीतने के बाद बीजेपी की मीटिंग में शामिल होने के लिए विस्तारा एयरलाइन की फ़्लाइट UK 707 से दिल्ली के लिए निकल रही थी। तभी सिक्योरिटी चेक के दौरान उनकी खातून जवान से कहासुनी हो गई। कंगना ने मामले की शिकायत कर खातून जवान को नौकरी से हटाने और उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये वाकया जुमेरात की दोपहर 3:30 बजे का है। कंगना रनावत एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक से निकल रही थी, तभी खातून जवान के साथ उनकी बहस हो गई। कंगना रनावत ने इस मामले की शिकायत भी दर्ज कराई। कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की जवान उनके किसान तहरीक में दिए गए बयान से नाराज थी और उसका कहना था कि खुद उसकी मां इस तहरीक में शामिल थी। की ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़ाती तौर पर तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू को फ़ोन पर आंध्र प्रदेश में उनकी जीत और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से उनके ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी।
फोन कॉल के दौरान रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने आंध्र प्रदेश तंजीम नौ कानून से मुतालिक ज़ेर इल्तवा मसाइल को दोस्ताना माहौल में हल करने के लिए ताउन जारी करने की उम्मीद जाहिर की। ये कॉल जुमेरात की सपहर महबूबाबाद हल्के के नताइज के जायज़ा इजलास के दौरान हुआ। वज़ीर DC तक का रुकन पार्लियामेंट जो हाल ही में मुंतखब हुए बलराम नायक, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वीएम नरेंद्र रेड्डी, गवर्नमेंट व्हिप रामचंद्र नायक और दीगर इस इजलास में शामिल थे। नव मुंतखब रुकन पार्लियामेंट वंशी कृष्णा ने आज वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह वाक़ जुबली हिल्स पहुंचकर उनसे मुलाकात करते हुए इजहार तशक्कुर किया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तहनीत पेश की। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात और ताल्लुकात आमा श्रीनिवास रेड्डी, कांग्रेस रुकन असेंबली विवेक वेंकट स्वामी और उनकी अहलिया सरोजा मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वंशी कृष्णा और विवेक वेंकट स्वामी से मुल्क और रियासत के ताज़ा सियासी हालात और पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज पर मुज़ाकरात करने के अलावा पेद्दापल्ली ज़िले में तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में बीजेपी की ताकत में इजाफा हुआ है। रियासत के अवाम बीजेपी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा की 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की और 60 सीटों पर पार्टी दूसरे मकाम पर रही। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में BRS अपनी शिनाख्त से महरूम हो गई है। उन्होंने कहा कि BRS उम्मीदवारों की कई हलकों में जमानत भी जब्त हो गई। बीजेपी ने वज़ीर आला के अपने हलके में भी कामयाबी हासिल की। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना का मुस्तकबिल बीजेपी है। मुल्क के अवाम ने एक बार फिर मोदी को जीत दिलाई है। बीजेपी की रायदही के फीसद में हर साल इजाफा ही होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 35% से ज़्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी చరిత్రలో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ సంయుక్తంగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కానీ ఏ రోజు కూడా ఏ ఎన్నికల్లో కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున స్వతంత్రంగా పోటీ చేసి మేము సీట్లు గెలవలేదు। మొన్నటి శాసనసభ ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో 8 అసెంబ్లీ స్థానాలు గెలిస్తే ఈ ఎన్నికల్లో 8 పార్లమెంట్ స్థానాలు గెలవడము భారతీయ జనతా పార్టీ పట్ల, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి పట్ల తెలంగాణ ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఆదరణకు అద్దం పడతా ఉంది। ఈ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ పైన విశ్వాసం ఉంచి బీజేపీని అత్యధికమైనటువంటి స్థానాలలో గెలిపించడం జరిగింది। గత 6 నెలల క్రితము జరిగినటువంటి తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో దాదాపు 14% ఓట్లతో 8 చోట్ల గెలిపించుకున్నటువంటి తెలంగాణ ప్రజలు సరిగ్గా ఈ 5 నెలల తర్వాత मिर्ग के मौके पर शहर हैदराबाद में दमे के मरीजों को 8 जून को मछली की दवा खिलाई जाएगी। नामपली नुमाइश ग्राउंड पर बथनी गौड़ खानदान के अरकान ये दवा तकसीम करेंगे, जिसके लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से दमे के मरीज हैदराबाद आते हैं। हुक्काम ने इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कतारें, बैरिकेड्स और CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं। गुज़िश्ता 173 बरसों से बथनी गौड़ खानदान की जानिब से दमे के मरीजों को मछली में दवा मिर्ग के मौके पर खिलाई जा रही है। तेलंगाना हुकूमत के तमाम महकमे जात तालमेल के जरिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की इक़दामात कर रहे हैं। इस दवा के लिए आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुनासिब इंतजामात किए जा रहे हैं और तमाम एहतियाती इक़दामात किए जा रहे हैं। इस दवा के लिए आने वालों के लिए मछली के छोटे बच्चे फराहम किए जाएंगे। नुमाइश ग्राउंड में हर साल की तरह इस साल ये दवा खिलाई जाएगी। बादशाह बथनी गौड़ खानदान के मकान पर उनके अरकान खानदान भी ये दवा खिलाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने जियो 317 और 46 से मुतालिक मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए नया वेब पोर्टल शुरू करने का फैसला किया। इस सिलसिले में हुकूमत ने मुलाजमीन से ख्वाहिश की है कि वो मज़कूरा जियो से मुतालिक अपनी शिकायत इस वेब पोर्टल पर
करें। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जियो 317 और 46 के मुतासरीन को इंसाफ देने का वादा किया था। इस खुसूस में रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीधर बाबू और पोन्नम प्रभाकर की क़यादत में काबीना की ज़ैली कमेटी तश्कील दी गई। काबीना की ज़ैली कमेटी की हिदायत के मुताबिक एक नए वेब पोर्टल का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अब बात हैदराबाद में बारिश की। हैदराबाद के कई इलाकों में आज मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। खासकर कुकटपल्ली, बालानगर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, पंजागुट्टा, अमीरपेट, सिकंदराबाद, यहाँ कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। कई नशीबी इलाकों में मकानात में पानी दाखिल होने की भी खबरें हैं। जीएचएमसी के हुक्काम सड़कों पर जमा पानी की निकासी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रोनाल्ड रोज ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों का तफसीली मुआयना किया। रोनाल्ड रोज, जिन्होंने श्रीलिंगमपल्ली जोन मादापुर सर्कल में पानी के जमा होने के बेशतर मकामात का मुआयना किया। बाटा शोरूम, यशोदा हॉस्पिटल, शिल्पारामम में पानी के जमा होने के मकामात का भी मुआयना किया। उन्होंने इंजीनियरिंग हुक्काम को हिदायत दी कि वो बारिश के पानी को रोकने के लिए मुस्तकिल इक़दाम करने के लिए ज़रूरी तजावीज़ रवाना करें। कमिश्नर के साथ जोनल कमिश्नर्स और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। ज़िले मेदक में बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या ज़िले के शमनापुर गांव में पेश आया। ये 2 अफराद जंगल से लकड़ियां लाने के लिए गए थे, ताहम रात देर गए तक भी वापस नहीं हुए, जिस पर मकामी अफराद ने कल शब उनकी तलाश शुरू कर दी, जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम सुबह में उनकी तलाश के काम का अहया किया गया, जिसमें इन दोनों की लाशें पहाड़ी पर पाई गईं। उनकी शिनाख्त 50 साला सिद्धैया और 22 साला नंदू के तौर पर की गई। उनकी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मेदक मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। घर से मां को निकाल देने पर मां ने बेटियों के साथ मिलकर बेटे के घर के बाहर एहतजाज किया। ये वाक़या शहर हैदराबाद के उपल पुलिस स्टेशन के हुदूद के छिलका नगर में पेश आया। खातून की शिनाख्त रमा देवी के तौर पर की गई, जिसको 3 बेटियां और 1 बेटा है। खातून ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके बेटे ने उसकी जायदाद ज़बरदस्ती तौर पर अपने नाम करवा ली और उसको घर से बाहर कर दिया, जिस पर माँ ओल्ड एज होम चली गई। ताहम उसकी बेटियों ने मां के साथ भाई के मकान पहुंचकर एहतजाज किया। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने कहा कि कानून के मुताबिक जयशंकर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी में दोहरे कत्ल की वारदात पेश आई। मरने वालों की शिनाख्त 24 साला एस शिवा और 29 साला जी शिवा के तौर पर की गई। उनका ताल्लुक गोंदवाईपल्ली मौजू से बताया गया। दोनों नौजवानों का तेज़ धारी वाले हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया गया। करताल मंडल के बटरफ्लाई सिटी में यह वारदात चारशंबे की रात देर गए पेश आई। मकामी अफराद ने खून में लथपथ नाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। कत्ल की वजूहात का फौरी पता नहीं चल सका। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है और मुख्तलिफ जावियों से छानबीन कर रही है। हैदराबाद के इंतहाई गुंजान इलाके नामपल्ली में वाक़ एक फर्नीचर गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से इलाके में दहशत फैल गई। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली पटेल नगर में जुमेरात की शाम एक शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। फर्नीचर के गोदाम में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी की वजह से इलाके में धुआं फैल गया, जबकि आसपास के लोगों ने एहतियाती तौर पर
अपने मकाना से एलपीजी सिलेंडर को बाहर निकाला और पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को इसकी इतला दी गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया। अरे हट रे, कहीं गुजरा हट। भाई हमारे हबीबनगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में सुभानपुरा में एक फायर एक्सीडेंट हुआ, बल्कि मालूम होने पर मैं आज विजिट करा। यहाँ पे फेरोज बल के एक ओनर है, वो उनका लकड़ी का कारखाना फर्नीचर शॉप है, उसका गोदाम यहाँ पे फर्नीचर बना के यहाँ स्टोर करे थे। तो उसमें फोम जो रहता वो पेट्रोल केमिकल से बनता थे। तो हम विजिट करें तो वो बाजू एक अपना वेल्डिंग का कारखाना भी है, और उससे या चिंगारी गिरी या फिर या शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी हमको कंफर्मेशन है भाई, इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता। हम सीसी फुटेज भी लेके वो वेरीफाई करते। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा माली नुकसान हुआ। और टाइम पे हमारे एमएम के कारपोरेटर फेरोज जफर खान साहब और एमएम खदीर साहब और दूसरे लोकेलिटी के जमील भाई, ये सब मिलके वो सिलेंडर्स बाहर निकाल के करके इनकी एक अलर्टनेस से हमको एक बहुत जानी नुकसान से हम बच गए। मैं इनका जो सिविलियंस यहाँ पे काम किया उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हबीबनगर और एसीपी फयाज भी यहाँ पे आके और अपने फायर स्टेशन के लोग भी जो मदद करें, मैं उसको तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइंदा भी इसी तरह करेंगे। हम पुलिस की तरफ से पंचनामा करके जो भी एमआरओ या गवर्नमेंट की तरफ से एग्जीक्यूशन के लिए कुछ कार्रवाई करना है तो हम पूरा उसको ताउन करके उनको गरीबों की मदद करेंगे। पर अब मेरी नोटिस में आया तो इसके लिए मैं रिपोर्ट लिखूंगा। ये गिलास फैक्ट्री और ये कारखाने जो वेल्डिंग के और ये फर्नीचर के कारखाने हैं, आप बोले सही रेसिडेंशियल लोकेलिटी में रहने से ऐसे एक एक्सीडेंट्स होते रहते, इस लिहाज से हमको अपन को अपने ह्यूमन नेचर में ऐसा नहीं रहना चाहिए। हम इसके लिए सिकंदराबाद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में बाज अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सिकंदराबाद कंटोनमेंट क्लब के करीब उस वक्त पेश आया जब एक कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार दूसरी कार से टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद क्लब सर्कल सिग्नल पर एक एसयूवी कार देखी गई। सिग्नल के खुलते ही उसको चलाने वाले ने इसकी रफ्तार में इजाफा कर दिया। इसी दौरान दूसरी सिम से एक और कार आ रही थी, जिसके नतीजे में दो कारों का तसादुम हो गया। इस हादसे में बाज अफराद जख्मी हो गए। इस हादसे की इतला के साथ ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मसरूफ रूट पर हादसे का सबब बनी कारों को वहां से हटाते हुए इस रूट पर ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर लिया। इस हादसे में एक कार जो 3 मरतबा उलट गई, उसे शदीद नुकसान हुआ। इस वाक़े का वीडियो तेजी के साथ वायरल हो गया। पेदापल्ली जिले के पोटकापल्ली गांव में तेंदुए की नकलो हरकत से हलचल मच गई। करीब में लगे सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पता चला कि रेलवे गेट के करीब ये तेंदुआ घूम रहा है। इस फुटेज में देखा गया कि ये तेंदुआ आधी रात को रेलवे गेट को पार करने के बाद सड़क से उतरकर ज़रई खेतों में चला गया। इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर मकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने इस बात की इतला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी। बादजा महकमे जंगलात के ओहदेदारों की टीम वहां पहुंची, जिसने इस जंगली जानवर के पंजों के निशानात का मुआयना किया। महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने मकामी अफराद से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।